नेता हूँ। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। धर्म लोगों का निजी मामला है और हमारे देश का संविधान भी धर्म और राजनीति को मिलाने की इजाज़त नहीं देता है। तो हमारा स्पष्ट कहना है, कोई भी व्यक्ति करे, लेकिन धर्म और राजनीति दो चीज़ है। राजनीति करें लोग, लेकिन धर्म के साथ उसको गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इशू होना चाहिए। इशू पर वोट कोई भी मांगे वो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक कर्नाटक के चुनाव रिजल्ट की बात है, देखिए जितने कैंडिडेट जब चुनाव लड़ते हैं सब विकास की बात सर, मैं आपकी बात कर रहा है ना। तो हमारी पार्टी जब लड़ेगी हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसमें सीवान को हम ठोस करेंगे कि सीवान में हम क्या क्या करेंगे। के पास आने दीजिए। माननीय नीतीश जी कहते हैं कि पूरा विपक्ष को एक करना है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी आज से ठीक 8 महीना पहले का उनका इंटरव्यू सुन लीजिए, तो कहते हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प अभी तक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अरे भैया 8 महीना में कौन सी परिस्थिति बदल गई? कल तक आपको मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे और आज पूरे विपक्ष को चले हैं लामबंद करने के लिए। कौन सी आप नीति है जो देश की जनता के सामने आप जाएंगे? आप बताइए, आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, आपकी आर्थिक दिशा क्या है? बताएं नीतीश जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे करेंगे देश का डेवलपमेंट, कौन सी अर्थनीति के तहत करेंगे, बताएं जनता के सामने। और मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी नीतीश जी को एकजुट करना है, तो कार्यक्रम का एक पैकेज उनको देश की जनता के सामने रखना होगा। और रखें को भी आप लोगों ने देखा है, तो कभी भी हमारे सेकुलर चरित्र पर कभी सवाल नहीं उठा है। लेकिन जो लोग मुसलमानों का वोट लेते रहे हैं अभी तक और सेकुलरिज्म का पूरा अपना चेहरा दिखाते रहे हैं, और वहीं लोग सीवान में सांप्रदायिकता के केंद्र बिंदु भी बनते रहे हैं, ये यहाँ की जनता भली बात समझ। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। चुनाव का अभी तैयारी जब लगभग देखा जाए तो सभी पार्टियां बड़ी जोर शोर से कर रही हैं। गठबंधन की भी बातें चल रही हैं। कई पार्टियां अंदरूनी तौर पे अपनी अपनी गठबंधन को कर चुकी है। इस बार जो है कि बिहार का जो राजनीति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश, चूँकि केंद्र में इनकी एक दोनों ऐसे जो राज्य हैं इनकी बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन सबकी निगाह इस बार बिहार में है। बिहार में इसलिए क्योंकि कई नई गठबंधन यहाँ बन रही हैं, कई नई पार्टियाँ बनी हैं, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने जो दावा किया है, हालांकि इनकी पार्टी या इनके समर्थक इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो इस बार प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है, पार्टी से इनकार भी कर रही है, मुख्यमंत्री भी से इनकार कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अगर राजनीति को हम लोग देखें तो बहुत कुछ हद तक क्लियर हो गया है। अभी एक नई पार्टी का उभार हुआ है, RLJD, जो कि पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, जिसको हम लोग रालोसपा के नाम से जानते थे। कुछ ऐसे कारण हुए कि रालोसपा को विलय करना पड़ा जदयू में, और एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। लेकिन अभी फिर से उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी को लेकर के और संगठन के तौर पे बड़ी एक तरह से देखा जाए तो तूफानी दौरा भी कर रहे हैं। सिवान में आज जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश सिंह कुशवाहा, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, वो आए हुए हैं संगठन का विस्तार करने के लिए। नई कमेटी इनकी गठन हुई है। हम इन सारी चीज़ों पर और खास करके अगले रणनीति के बारे में इनसे जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके भी चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। सर, अभी तो सवाल फिर आप लोगों का वही खड़ा हो रहा है कि क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से आप लोगों ने नए पार्टी बना करके और जनता के बीच जाने का आप लोगों ने जो प्रयास किया है, क्या लग रहा है कि जनता भरोसा कर पाएगी आप लोगों पे? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी का हाल ही में 28, 29, 30 को शिविर, राजनीतिक शिविर हुआ है राजगीर में। और राजगीर में हम लोगों ने अपने पार्टी की ओर से एक विजन डॉक्यूमेंट, एक दृष्टि पत्र हम लोगों ने पेश किया है, जिसमें भविष्य के हमारे पार्टी के क्या कार्यक्रम होंगे, हमारी पार्टी की नीतियां क्या होगी, इन सारे चीज़ों पर विचार हुआ। और गठबंधन के संदर्भ में भी विचार हुआ। समय आने पर हम लोग बताएंगे। तो हमको पूरी भरोसा है कि इस बार हमारी पार्टी बिहार की जनता में अपना जगह बना पाएगी। और ख़ास तौर से जो OBC जो हिस्सा है, अति पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, हमारी पार्टी की ओर देख रहा है। सर, एक चीज़ बड़ा यहाँ बारीक अगर देखा जाए तो बिहार में जो जातीय समीकरण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यादव समाज निभाता है।
और उसके बाद देखा जाए तो कोयरी और कुशवाहा, ये समाज चूँकि अगर देखा जाए तो इस बार हॉट केक बना हुआ है। भाजपा भी कहीं ना कहीं इस बार जो सम्राट चौधरी को एक बड़ा जगह दिया है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी एक बड़ी जगह मांग रहे हैं, एनडीए की बात चल रही है। क्या लग रहा है कि आप जिस समाज से आते हैं अब उसमें दो फाड़ हो रहा है क्या? एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, तीसरी तरफ रमेश सिंह कुशवाहा हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी हैं। इस ज़रा बांट को हम समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि सारी पार्टियां कोशिश करती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इस बार सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं, ये पूरा अति पिछड़ा समाज, ये दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज का भी अच्छा खासा हिस्सा माननीय उपेंद्र जी के साथ खड़ा है। और आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी के साथ लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं हमारी पार्टी के साथ। आपने सर अल्पसंख्यक की बात कही, चर्चा ये चल रहा है कि हो सकता है तो रालोजद है या लोजपा है या वीआईपी है, ये लोग एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं, भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो जिस तरीके से भाजपा का जो मामला सामने आता है हर वक्त जो है कि उसके ऊपर सांप्रदायिकता का एक बड़ा मोहर लगा हुआ था, तो वैसे संदर्भ में आप लोग अल्पसंख्यकों को कैसे जीत पाएंगे, उनके विश्वास को? देखिए, जहाँ तक अल्पसंख्यक समाज का मामला है, आप देखें ऐसे तो अल्पसंख्यक समाज आमतौर से बीजेपी के खिलाफ रहता है, यह एक सच्चाई है। लेकिन आप देखें भाजपा एक विचारधारा है, ठीक है, उस विचारधारा के साथ आपका वैचारिक मत विरोध हो सकता है, लेकिन जो तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने को सेकुलर कहती हैं, लेकिन वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से वो कहीं से सेकुलर नहीं दिखती, बल्कि वो सांप्रदायिक ताकतों के लिए वो ज़मीन ही तैयार कर रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और हमें समाज के हर तबके के लोगों को लेकर चलना है और आगे। आपने सर इसमें तथाकथित लगा दिया, ये शब्द मुझे भी बड़ा हंसी आ रहा है कि आपने तथाकथित उन लोगों के लिए लगाया जो खुद को सेकुलर कहते हैं, और फिर उसी शब्द में आपने अपने आप को सेकुलर भी कहा, भाजपा के भी साथ रहेंगे। तो फिर आप जो अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं और जिनको आप कथित तौर पर सेकुलर कह रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? देखिए, फ़र्क ये है कि हम व्यवहारिक रूप से सेकुलर हैं, सैद्धांतिक तो हैं ही, व्यवहारिक रूप से हैं। कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप जानते ही हैं कि बागेश्वर धाम आए हुए थे, तो पत्रकारों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछा क्या आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र था नहीं, न तो था न आगे होगा। हम भारत की जो सामाजिक संरचना है, जो भारत की जो संघीय जो ढांचा है, हम इसको बनाए रखने के पक्ष में है, और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क रहे और यहाँ जो गंगा जमुनी जो तहजीब है एक साथ काम करे। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सर, इसी तरह से नीतीश कुमार जी भी बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी सेकुलर हैं, और सेकुलरिज्म के पैमाने पे अगर देखा जाए तो बिहार के माइनॉरिटी समाज उनको कई तरह से कस चुका है, उस कसौटी पे उनको हमेशा कसा जाता है। हालांकि जब तक 17 साल तक उनकी सरकार रही, बीजेपी के साथ रहे, कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। आप लोग ऐसा क्या प्रूफ देंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय आप लोगों के साथ चला जाए और इस विश्वास को जीत पाए आप लोग? देखिए, नीतीश जी वो कहते हैं कि हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। आप जानते हैं, बोलते रहते हैं, उनके एक मुहावरेबाजी है, तो लेकिन वो बराबर तीनों C से समझौता करते रहे हैं। आप देखेंगे, उसको बहुत खुलकर बोलने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में जब हमारे हाथों में भी सत्ता आएगी तो हम इसको प्रमाणित करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। और अभी तक व्यवहार में हम लोग, जैसे कि हम सीवान में तो हम लंबे समय से राजनीति में हैं, एक दौर में हम माले में हुआ करते थे, उस दौर को भी आप लोगों ने देखा है, तो कभी भी हमारे सेकुलर चरित्र पर कभी सवाल नहीं उठा है। लेकिन जो लोग मुसलमानों का वोट लेते रहे हैं अभी तक और सेकुलरिज्म का पूरा अपना चेहरा दिखाते रहे हैं, और वहीं लोग सीवान में सांप्रदायिकता के केंद्र बिंदु भी बनते रहे हैं, ये यहाँ की जनता भली बात समझ चुकी है।
आपने सर बाबा बागेश्वर धाम की बात कहा और ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की जहाँ बात हो रही है। हालांकि देखिए, एक संत महात्मा कहा जाता है कि उनको ना तो परिवार से कोई मोह रहता है, मतलब मोह माया त्यागने के बाद ही कोई संत बनता है। लेकिन जिस तरह से उनके शब्द आ रहे हैं पूरे मजमा में, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसको किस संदर्भ में देखते हैं? अगर भाजपा का समर्थन यहाँ छोड़ दीजिए तो आपकी निजी विचार क्या हो सकती है, आपकी पार्टी की वैचारिक विचार क्या हो सकती है उसके? देखिए, पहली बात है कि हम तो हर धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति को भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अपने विचारों का प्रचार प्रसार करे। अगर बाबा बागेश्वर जी अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? या कोई मुस्लिम समाज का कोई धार्मिक नेता, कोई धार्मिक गुरु, वो अपने विचारों को जनता के बीच रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हिंदू का नाम लेकर के या कोई व्यक्ति मुस्लिम का नाम लेकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करे। अगर ये ध्रुवीकरण आप लोग गठबंधन के बाद होता है, गठबंधन में रहने के बाद होता है, तो क्या करेंगे उस वक्त? आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम कहीं भी सांप्रदायिक इशूज पर हम कोई समझौता करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ हमारा स्टैंड क्लियर है। क्या लगता है सर, 2024 का चुनाव होगा, आप लोग गठबंधन में रहेंगे और भाजपा बिना हिंदुत्व का, बिना भड़काऊ भाषण का, बिना सांप्रदायिकता के मतलब उसको सपोर्ट लिए हुए क्या चुनाव प्रचार संभव है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हमारा गठबंधन किनके साथ होगा ये अंडरस्टूड है, और जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे कि कहाँ हम लोगों का गठबंधन होगा, कहाँ गठबंधन नहीं होगा। और गठबंधन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय नीतीश जी कल तक कहाँ थे? 26 वर्षों तक रहे। 17 साल नहीं, 96 से है ना। और 17 साल से तो एक साथ साझा सरकार ही चलाए हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो। लेकिन उनका अलायंस तो 96 से हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि सवाल गठबंधन का नहीं है, सवाल आप अपने विचारों में कितना मजबूत स्टैंड रखते हैं, कितना मजबूत स्टैंड लेते हैं, इसका है। कर्नाटक का हार अभी भाजपा के लिए दो तरह से देखा जाता है, दो तरफा उनकी हार हुई है। एक तो सीट भी उनकी गई है, सत्ता भी गई है। दूसरा, उनकी नीतियों को भी बड़ा मतलब देखा जाए तो बड़ा प्रहार किया गया है। और देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे उन्होंने वोट मांगा है। आपको याद होगा सर, अगर आप लोग भी राजनीति किए होंगे, देखे होंगे, बहुत लंबा राजनीति अपना सफर रहा, कभी आपको याद है कि कोई प्रधानमंत्री कहा हो कि आप लोग बजरंग बली के नाम पे वोट दीजिए? कभी ऐसा सुना? देखिए, पहली बात तो हमारा अपना मत है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, चाहे रूलिंग क्लास पार्टी के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। धर्म लोगों का निजी मामला है और हमारे देश का संविधान भी धर्म और राजनीति को मिलाने की इजाज़त नहीं देता है। तो हमारा स्पष्ट कहना है, कोई भी व्यक्ति करे, लेकिन धर्म और राजनीति दो चीज़ है। राजनीति करें लोग, लेकिन धर्म के साथ उसको गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इशू होना चाहिए। इशू पर वोट कोई भी मांगे वो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक कर्नाटक के चुनाव रिजल्ट की बात है, तो हर पार्टियाँ समीक्षा करेगी, स्वतंत्र पर्यवेक्षक को भी समीक्षा करने का अधिकार है। और लोकतंत्र में वो हार जीत तो होती ही रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि देखिएगा, एजेंडे के सवाल पर जहाँ तक जाएंगे तो यहाँ विपक्ष के पास भी, जो विपक्ष माननीय नीतीश जी कहते हैं कि पूरा विपक्ष को एक करना है, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी आज से ठीक 8 महीना पहले का उनका इंटरव्यू सुन लीजिए, तो कहते हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प अभी तक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अरे भैया 8 महीना में कौन सी परिस्थिति बदल गई? कल तक आपको मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे और आज पूरे विपक्ष को चले हैं लामबंद करने के लिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? दूसरी बात है कि आपके पास पॉलिसी का अल्टरनेटिव क्या है? कौन सी आप नीति है जो देश की जनता के सामने आप जाएंगे? आप बताइए, आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, आपकी आर्थिक दिशा क्या है? बताएं नीतीश जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे करेंगे देश का डेवलपमेंट, कौन सी अर्थनीति के तहत करेंगे, बताएं जनता के सामने। और मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी नीतीश जी को एकजुट करना है, तो कार्यक्रम का एक पैकेज उनको देश की जनता के सामने रखना होगा, वो रखें, तब उस पर हम लोग फिर बात करेंगे आगे।
सर सिवान के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सिवान से हैं, अभी प्रदेश में बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली हुई है। अभी सिवान में जब चुनाव होगा, वर्तमान जो अगर व्यवस्था देखा जाए, तो आप एक समझ लीजिए सिवान के होने के नाते बताइएगा कि सिवान के डेवलपमेंट को लेकर के आप कितना संतुष्ट रहते हैं? देखिए, पहली बात है कि भाई विकास के कई तरह के मॉडल हैं। आरजेडी की एक ज़माने में सरकार थी, तो लोग उसको भी एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं। उस दौर में बड़ी विकास हुआ, और आज नीतीश जी भी एक मॉडल का पेश करते हैं कि हमने गांव तक बिजली, सड़क, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने पहुंचा दिया। हम विकास के मॉडल को एक दूसरे नज़रिया से देखते हैं कि रोज़गार का सृजन कैसे होगा, लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, कृषि का डेवलपमेंट कैसे होगा, कृषि पर निर्भर आबादी की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी। जब तक ले कृषि पर निर्भर आबादी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है और कृषि आधारित जब तक ले छोटे मझोले उद्योगों को नहीं लगाया जाता, तब तक मैं समझता हूँ कि न तो सिवान का विकास होगा और न बिहार का विकास होगा। अगर बिहार को विकास करना है, जिसमें सिवान भी उसका एक हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा रोड मैप साफ साफ होना चाहिए। कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी सरकार बने वो विकसित करे और लोगों को रोजगार का सृजन करे। टेक्निकल बात पे हम चूंकि सिर्फ 2 शब्दों में पूछना चाहते हैं कि सिवान की इस व्यवस्था से विकास का जो मॉडल दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमने काम किया है, चाहे वो वर्तमान सांसद की देन हो या पूर्व की बात हो, तो इन सारी व्यवस्था को देखकर क्या लगता है कि अगर सपोज कीजिए आप ही अगर कैंडिडेट हो गए, तो फिर आप किस मुद्दे पे जाएंगे? सिवान का मुद्दा तो रहेगा ना सर, कि सिवान में हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, स्कूल का जो व्यवस्था वैसे ख़त्म हुआ है, तो इन पर अब कुछ बात तो करेंगे ना सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि देखिए, जितने कैंडिडेट जब चुनाव लड़ते हैं सब विकास की बात सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमारी पार्टी जब लड़ेगी तो हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसमें सिवान को हम ठोस करेंगे कि सिवान में हम क्या क्या करेंगे। आने दीजिए, अभी 1 साल है, बताएंगे। क्या लग रहा है कि सिवान में अगर गठबंधन बन जा रही है एनडीए की, तो सिवान सीट से रमेश सिंह कुशवाहा को हम लोग एक प्रत्याशी के रूप में देख सकते हैं? देखिए, अभी हम कोई काल्पनिक सवालों का जवाब हम नहीं देंगे। कल क्या होगा, नहीं होगा, कौन लड़ेगा, हमारी पार्टी भी लड़ सकती है, हमारे पार्टी का कोई उम्मीदवार हो सकता है, दूसरे पार्टी का भी कोई उम्मीदवार हो सकता है। तो अभी आने दीजिए, अभी वक्त है। 1 बजेगा तो हम एक कहेंगे, अभी तो 12 बज रहा है। गठबंधन की संभावना है कि गठबंधन की देखिए, गठबंधन का दौर तो है, दौर तो गठबंधन का ही है। कोई भी पार्टी आज अकेले चुनाव लड़ने की साहस नहीं करती है, चाहे कोई नेशनल पार्टी हो या कोई रीजनल पार्टी हो। तो हम लोग भी गठबंधन से इनकार तो नहीं करते हैं। तो आपने सुना रमेश सिंह कुशवाहा ने जिस तरीके से और जिस शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, वो बहुत लेकिन समझने वाले समझ, और नहीं समझने वालों के लिए तो शायद कि ये बहुत एक अबूझ पहली होगा। लेकिन फिर भी सिवान की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं पे कोई मुखर होकर के बात करना नहीं चाहता है। समस्याएं बहुत हैं, और इन समस्याओं को अगर हम लोग गिनती करना शुरू करें तो लोग हम लोगों से भी सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोग पत्रकार हैं, तो आप लोगों के नज़र में सिवान के विकास डेवलपमेंट कैसे होता है। लेकिन खैर, फिर भी सियासी लोगों से हम लोग शायद कि कुछ ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भी जवाब और अंदेशा रहता है कि समाज में हम क्या जवाब देंगे। फिर भी जवाब हम इनसे लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत मेंस और किड्स कपड़ों का एक बड़ा नाम बम्पर छूट के साथ खुल गया। एक के साथ एक फ्री, जल्दी करें, ऑफर का लाभ उठाएं। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर इत्यादि। पता अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। जल्दी करें।